बच्चा पार्टी वी विल सी ये 11th के पोर्शन का ही है आपका सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन। कोलिजन के बाद मोमेंटम में क्या क्या फर्क आता है। आओ बीजेपी, कहाँ है? यही बैठो ना। हाँ, तो आपका सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम एंड कोलिजन। सो दिस इज बेसिकली PYQs from IIT, NEET and CET that we are trying to cover, and this is primarily from your 11th class syllabus. ठीक है, ओके। सो सेंटर ऑफ मास में भाई साहब, ये आज इनका क्या कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब, चाह चू। A gun applies a force F on a bullet which is given by, तो ये क्वेश्चन शायद मेरे को रिपीटेड लग रहा है बट लेट्स सी। ये गन है जो इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन अ बुलेट विच इज गिवन बाय 100 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू 5 टी। टी इज टाइम, न्यूटन में है ये, ठीक है। द बुलेट इमर्जेस आउट विथ अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड till force on the bullet becomes zero. What is impulse? Impulse is, बहुत बढ़िया, change in momentum. Change in momentum means हाँ वो समझा, लेकिन what is its equivalent in terms of force? Force is equal to change in momentum upon time, है कि नहीं? तो आपका change in momentum क्या हो जाएगा? Force into time. Clear है? Are we clear? And this is impulse. इसको अपन बोलेंगे impulse. This is known as impulse. Are we clear? Are we clear on this one? So force is what? Rate of change of momentum. Rate of change of momentum means change of momentum upon time. So this time goes here. So force into time is equal to change in momentum. This change in momentum is known as impulse. Are we absolutely clear to this part? बहुत बढ़िया, ठीक है। Okay, then find out the impulse exerted on the bullet. Now force is equal to how much? 100 minus 0.5 into 10 raised to 5 t. This is in newtons, ठीक है। So अगर F into T आपका होता है डेल्टा P, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स हियर, बताइए। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे इम्पल्स में आपका टाइम जब जीरो है तो कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम। देखो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे if let's say if if this is the equation, force is equal to 100 minus 0.5 into 10 raised to 5t, so at what time the force will be zero। देखो बुलेट को फायर किया गया है, लेकिन at a certain amount of time the force would have been zero, so when force was zero, what was the time? So 100 minus 0.5 into 10 raised to 5 t, if I bring this here, this becomes minus 0.5 into 10 raised to 5 t, so this gets cancelled, this will give you what? 100 upon 0.5 into 10 raised to 5, that is t, ठीक है। So this will be बच्चा पार्टी how much? ये भाई साहब 5 2s are 10, ये हो गया 200, so t will be equal to 200 into 10 raised to 5, that will be how much? minus 5, I'm sorry, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 10 raised to minus 3 seconds। So at time t is equal to 2 into 10 raised to minus 3 seconds, the force was zero, ठीक है। Now obviously impulse will be what बच्चा पार्टी? impulse हो जाएगा आपका f dt, है ना, f dt, ये आपका impulse हो जाएगा। अभी impulse यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग। व्हाई इट इज चेंजिंग? बिकॉज द टाइम इज चेंजिंग। अगर फोर्स का एस्पेक्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इंपल्स भी चेंज होगा। तो इसका मतलब इंपल्स को अगर हम जीरो से फाइनल तक निकालेंगे तो फोर्स को भी टाइम इज इक्वल टू जीरो से फाइनल तक निकालेंगे। सो हियर व्हाट विल हैपन इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर आपका लेट्स से फाइनल इंपल्स, लेट्स से आपने जे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी भाई साहब आपका टाइम जीरो, टाइम जीरो पे आपका फोर्स क्या था? जीरो। अभी टाइम टी पे आपका फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका टाइम कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस वाज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। अरे यार, सॉरी सब उड़ गया भाई साहब। तो यहाँ पे आपका F इज इक्वल एफ डी टी, तो आपका इंपल्स कितना हो गया? एफ डी टी। तो हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब, F बाहर आया, दिस विल बी सॉरी, F is how much हम people हम? F is 100 minus 0.5 into 10 raised to 5 t. This is dt, ठीक है, this is dt। okay, the bullet emerges out with a speed of 400 meter per second, then find out the impulse exerted till the force on the bullet becomes zero। so when the force on the bullet becomes zero, then what is the time? टाइम अभी अभी आपने निकाला, देखो यहाँ पे फोर्स जब जीरो हो गया है
तो टाइम कितना लगा 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ तो यहाँ पे हो गया आपका कितना -100 इज इक्वल टू -0.5 इंटू 10⁵. सो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई -100 अपॉन -0.5 इंटू 10⁵ दैट गिव्स यू हाउ मच 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स. ठीक है, तो टाइम 0 से, ठीक है, टाइम कितने तक 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि भाई साहब अगर फोर्स आपका 0 हो गया है तो इंपल्स भी 0 हो जाएगा. Force is what? Rate of change of momentum. If force becomes zero, so obviously change in momentum will also become zero. तो वहां पे इंपल्स की बात ही नहीं करेंगे हम क्योंकि इंपल्स होता ही आपका चेंज इन मोमेंटम. क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे आपका हम टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम यहां तक जा रहे हैं. इस टाइम तक फोर्स एप्लीकेबल होगा, इस टाइम के बाद फोर्स भी 0 हो जाएगा. अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब आपका इंपल्स भी क्या हो जाएगा 0. आर वी क्लियर? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ सवाल फ्रॉम एम्स, जो नीट लेवल का सवाल है ये. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. अभी देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो 100, तो ये हो गया भाई साहब 100 100 100 100 dt. ओके, सो यहाँ पे 100 dt माइनस कितना हो गया ये 0.5 इंटू 10⁵ ये t और ये dt. ठीक है, 100 को बाहर निकाल लो भाई साहब, 100 को बाहर निकालो. चला 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 100 को बाहर निकाल लिया अपन ने. तो दिस विल बी 100t. ठीक है, ऑल बिटवीन द लिमिट्स ऑफ कितना है भाई साहब आपका 0 से 2 इंटू 10⁻³ सो व्हाट डू यू गेट हियर 100t माइनस 0.5 इंटू 10⁵. ये हो जाएगा आपका t² अपॉन 2, है कि नहीं? ओके, सो दिस विल बी बिटवीन 0 से लेकर 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया आपका 0 से लेकर 2 इंटू 10⁻³. तुम लोग कल से कुछ नोटिस कर रहे हो? देखो भाई साहब, नीट के जितने भी सवाल है भागड़ मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो जितना मैथ्स से भागोगे उतना फंसोगे. कल भी मैंने आपको 2-3 सवाल दिखाए, वो सब आपके नीट लेवल के सवाल थे. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब खुल्लम खल्ला यूज होता है भाई साहब. ठीक है, सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी. ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका देखो कितना हो गया. दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 100 इंटू 2 इंटू 10⁻³ 0 लेने का तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 0.5 इंटू 10⁻⁵. t² का बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना? 4 इंटू 10 क्या हो गया 10⁻⁻⁶. ओके, t² मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन आपका कितना हो गया भाई साहब 2. ठीक है, 2 हो गया ये, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2 2 4. ओके, तो ये हो गया आपका कितना बोलो 2 इंटू 10⁻². जस्ट गिव मी 1 मिनट. इसको किसी ने सवाल किया कि बकर बकर कर रहे हैं भाई साहब. 2 इंटू 10⁻² कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 -1 ना. ओके, चलिए, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0.5 इंटू 2, तो ये 1 हो गया. और ये हो गया आपका कितना 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 1 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया आपका कितना 0.1, है ना?
So this would be the correct option now. ठीक है, समझ में आ रहा है? This would be the impulse. Are we clear on this one people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये देख लो, ये आईआईटी मतलब आईआईटी में तो जो लगता है आप नीट या एम्स के रेगुलर सवाल उठाकर देखो, उसमें सब में कमर तोड़ भाई साहब आपका ये यूज हुआ है, बिंदास यूज हुआ है। इसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते विदाउट इंटीग्रेशन, इसको आप विदाउट डिफरेंशिएशन, तो कोई ऐसे हल्के में मत लो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, इस सारी चीजों में आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। 0.1 न्यूटन सेकंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ पे आज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन वगैरह ये सब के पीवाई यूज कर रहे हैं। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m ईच मूविंग विद स्पीड u मीटर पर सेकंड। तुम लोग का आज टेस्ट था ना? मैंने बोला था आज टेस्ट है फ्राइडे। अच्छा जी, किसी ने वैसा कुछ पूछा ही नहीं। टाइमिंग ना डालू तो सब बराबर पूछते हैं, सर कितना टाइम है? ओके, कोलाइड एट 90 डिग्री, देन फाइनल मोमेंटम इज, व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? ये भी आपके नीट लेवल का सवाल है। जिपमर इज बेसिकली वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेडिकल फैकल्टी। ओके, चलिए फटाफट फटाफट इसको करना है, जल्दी जल्दी सवाल करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड u मीटर पर सेकंड कोलाइड। देखो ऐसे कोलिजन हो रहा है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये कोलिजन हो रही है। दे आर मूविंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, दे कोलाइड। ठीक है, देन द फाइनल मोमेंटम इज, collision is inelastic. What do you mean by inelastic collision? Assume collision is inelastic. Huh? Momentum will always be conserved, whether it is elastic or whether it is inelastic. ठीक है, चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो चाहे आपका इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम विल बी कंजर्व। इलास्टिक, यस, काई जो आपका एनर्जी है, ठीक है, दैट इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्मेट। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। समझ में आ रही है? हाँ, इस चीज का इतिहास खोल रहे हैं आप, बंद कीजिए उसको। ठीक है, तो एनर्जी मींस द मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, लेकिन आपका एनर्जी किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया रहेगा, हीट में कन्वर्ट हो गया रहेगा, साउंड में कन्वर्ट हो गया रहेगा इस कोलिजन में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एनर्जी ये और एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। खैर, सो लेट्स डू दिस पीपल। तो यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब क्या हो गया? मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, तो अगर मोमेंटम भाई साहब आपका कंजर्व है तो बताइए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज व्हाट? बोलिए 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 जल्दी बोलिए। देखो आपका फाइनल मोमेंटम will be equal to initial momentum. Can we fix this? Final momentum will be equal to initial momentum because आपका collision क्या है? आपका collision is elastic, inelastic जो भी है, inelastic collision में भी और elastic collision में भी आपका momentum conserve रहता है। तो your final momentum will be equal to initial momentum. What is initial momentum? Total initial momentum. Okay, m1 v1 का क्या चार्ट डालू बताओ? हाँ, क्या करूं बताइए? आपको वैसे सोचना है ना, जो दिया हुआ है आपको u मीटर और आपका भाई साहब मास दिया हुआ है m। ट्राई एंड आंसर दिस इन दिस फॉर्मेट ना। 2 mu होगा। अब बोलिए, cos थीटा पे अगर हम नहीं जाना चाहें तो 90 डिग्री का एंगल है, cos थीटा देखो एक इधर से आ रहा है भाई साहब, एक इधर से आ रहा है। ठीक है, और आप इधर से भी ले लो। ठीक है, दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लो, क्या तक ऐसा है। ठीक है, cos थीटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको ऐसे समझो, ये u जा रहा है इधर, तो दिस विल बी पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू जे कैप लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको क्या लिख सकते हैं? यू आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम? एम यू आई कैप प्लस एम यू जे कैप, है कि नहीं? कैप कहीं और लगा दिए भाई साहब, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? बोलिए, एम यू आई कैप एंड एम यू जे कैप, कैन वी राइट दिस? ओके, कॉस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हमारा मुद्दा क्या है? यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पे कोलाइड कर रहे हैं। वी डोंट नो वेदर दे आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा अजम्पशन है। लेट्स से हमने मान लिया कि एक वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो गया जे कैप, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप। सो कैन वी एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्मेट? ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी बताइए मुझे आपका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? यही होगा ना आपका फाइनल मोमेंटम। ठीक है,
तो फाइनल मोमेंटम अगर आपका ये है बच्चा पार्टी, मुझे बताइए इस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी से बोलो। अरे भाई साहब, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अगर कोई वेक्टर है तो उसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड। तो आपका बोलो भाई साहब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एम यू का स्क्वायर प्लस एम यू का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 2m² u स्क्वायर अंडर रूट विच गिव्स यू हाउ मच? अंडर रूट 2mu। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे यही पूछा है भाई साहब, गोइंग विद द स्पीड कोलाइड देन फाइनल मोमेंटम इज अंडर रूट 2mu। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, क्लियर है? ओके, cos 90 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप इसका इसमें cos 90 वैसे भी जीरो होता है। ठीक है, आप अगर इसका कोलिशन निकाल रहे होंगे तो cos 90 में नहीं निकाल सकते, cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो, कायदे से तो अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमको बोला नहीं है कि मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हो रहा है। ऑल दैट वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर कोलाइडिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इट्स जस्ट आवर अजम्पशन कि एक्स और वाई एक्सिस में हमने लिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा भाई साहब मोमेंटम आ जाएगा अंडर रूट 2mu। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, अंडर रूट 2mu। The motion of a rocket in upward direction with high speed is based on the principle of conservation of angular momentum, kinetic energy, linear momentum और mass। MSCT का सवाल है 2020। बोलिए भाई साहब किस पे बेस्ड होगा? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे dp बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो स्केलर है नीचे वाला dt, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? डी एम वी बाई डी टी, है कि नहीं? क्या देखो, ज्यादा करके हमारा होता क्या है, m हमारा चेंज नहीं होता है, तो हम एम डी वी बाई डी टी लिखते हैं प्लस आपका v डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं इसको। बोलो, ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है ना डिफरेंशिएशन में। अगर आपका d बाई डी एक्स ऑफ यू वी होता है तो ये कितना हो जाता है? u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से ही आपका m डी वी बाई डी टी, ठीक है, m डी वी बाई डी टी एंड v डी एम बाई डी टी। जनरली आपका मास का चेंज नहीं होता है। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है व्हाइल मूविंग तो वी इग्नोर दिस फैक्टर। क्या मास चेंज होता है? होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका मास का चेंज होने का? दिस विल बी रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो फैक्टर है वो बहुत 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 कम है। ठीक है, बहुत कम है, मतलब 1 माइनस 0.00002 कुछ आएगा, तो उससे अच्छा भाई साहब 1 ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एनी मूविंग बॉडी विल हैव अ मास चेंज एंड दिस इज the formula for mass change. However, we completely ignore it because in most of the cases, the velocity which is attained by a moving body on earth is very small as compared to the velocity of light. ये बहुत कम है, ये v जो है ये c से बहुत कम है, तो ये फ्रैक्शन बहुत कम होगा, उसका स्क्वायर कर रहे हो भाई साहब और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज रीजन। तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रॉकेट में इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रॉकेट में होता क्या है, आपका एक एक पार्ट भाई साहब निकलता जाता है। ठीक है, इट बिकम्स लेसर इन मास, और जैसे जैसे लेसर इन मास होता जाएगा वैसे वैसे उस रॉकेट को और ज्यादा स्पीड मिलता जाएगा। ठीक है, सो यहां पे इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सो द मोशन ऑफ अ रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो हियर द मास इज गेटिंग रिड्यूस्ड एवरी टाइम। ठीक है, विथ हाई स्पीड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होगा ये, दिस विल बी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या है भाई साहब, आपका जो फोर्स लग रहा है उस पे दैट विल बी dp बाई dt, ये आपका कंजर्व रहेगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन? क्योंकि वहां ऊपर उसको कौन स्पीड देगा भाई साहब? द ओनली स्पीड दैट इट इज गोइंग टू गेन इज आउट ऑफ रिडक्शन इन मास। तो मास पे रिडक्शन होगा, उसीलिए उसको स्पीड मिलेगा। ठीक है, conservation of momentum. Okay, a bullet of mass 30 kg moving with 700 meter per second collides with a block of mass 4 kg hanging by a string of length 0.4 meter. After collision, the block rises to a height of 0.2 meter. Then find the velocity of the bullet
व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक। देखो ये ब्लॉक है, टप से लगा, ये ब्लॉक ऊपर चला गया, बुलेट ऐसे चला गया, बुलेट इसमें धंस नहीं गया है। समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन समझिए, ये ब्लॉक है, लटक रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये बुलेट आया ठप, ठीक है, इसके अंदर धंस नहीं गया, ये इसने इसको मारा, ये ऊपर चला गया, ये अपने रास्ते चला गया। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। ओके, सो बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, सो दिस इज बेसिकली अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, ठीक है, इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ हाउ मच बच्चा पार्टी, 700 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स विद अ ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसका मास कितना है भाई साहब आपका 4 kg। इट कोलाइड्स विद अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, इसका लेंथ दे दिया है आपको 0.4 मीटर, ठीक है। तो दिस कोलाइड्स, थोड़ा सा डायग्राम हमारा गड़बड़ हो गया है, तो इसका अपन ऐसे ले लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ मास, दिस इज मास ऑफ 4 kg, है ना। ये बुलेट आ रहा है भाई साहब टनाउ, दिस इज हैविंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज हाउ मच 0.4 मीटर, ठीक है। बुलेट इज हैविंग अ मास ऑफ 30 ग्राम मूविंग विथ 700 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन व्हाट इज हैपनिंग, हैंगिंग बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, आफ्टर कोलिजन द ब्लॉक राइजेस टू अ हाइट, टुडुंग से भाई साहब ये एक राइजेस टू अ हाइट ऑफ, ये भाई साहब ऊपर गया, ठीक है। दिस हाइट, this height which it has risen by is how much 0.2 मीटर। ये हाइट कितना है भाई साहब आपका 0.2 मीटर से। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता है ये, ठीक है। दिस हाइट by which it has risen is 0.2 meters, then find the velocity of the bullet when it comes out of the block। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा जब वो ब्लॉक से निकल रहा होगा, ठीक है। तो अभी बुलेट भाई साहब अपने रास्ते जा रहा है यहाँ, ठीक है, द बुलेट इज गोइंग इन इट्स ओन वे, ठीक है। तो लेट्स से आपका यहाँ पे ये हो गया। तो अगर हम देखेंगे इसका ब्लॉक का पहले मास कितना है, चलिए अभी हम इसको ऐसा, टोटल फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। तो लेट्स से आपका बुलेट का मास है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ठीक है। ब्लॉक का मास है m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। दिस विल बी इक्वल टू बुलेट का मास m1 इन इट्स फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से भाई साहब आपका v1, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, और ब्लॉक का मास m2 और उसका फाइनल वेलोसिटी v2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे m1 की जगह पे अपन क्या लिखे, 30 ग्राम से 30 ग्राम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केजी, सो दिस विल बी हाउ मच 30 बाई 1000, वी कैन राइट दिस एज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, कैन बी, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये हो जाएगा m1 की जगह पे 3 इंटू, तो m1 की जगह पे अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ओके, u1 कितना है 700 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये वाला क्या हो गया आपका m1 u1। नाउ लेट्स कम टू द ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक इज ऑफ मास 4 kg, तो m2 की वैल्यू तो भाई साहब 4 kg हो गई, है ना, और u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू 0 होगी भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट पे है ना, तो ये 0 हो गया। चलिए यहां पे आते हैं हम m1 पे, m1 इज अगेन द सेम 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? नॉट नोन, ठीक है। ये जो v1 वेलोसिटी से बुलेट इसको मार के निकल रहा है, दैट इज नॉट नोन टू यू, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट। चलिए ये हो गया आपका v1, ठीक है, प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज नहीं हो सकते। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग v2। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस, ये वाला मोशन देखिए, ठीक है। यहां पे आपका क्या है भाई साहब, ये इतना ऊपर गया, ठीक है। आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं ऊपर जाके, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे आपका यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, कितना हाइट गेन किया है आपने, तो u की वैल्यू कितने हो जाएगा भाई साहब 2 अंडर रूट 2gh, सो दैट विल बी हाउ मच 2 इंटू g की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, बहुत नाइंसाफी है, नहीं दी है, नहीं दिया हुआ, ओके 10, h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.2, ठीक है।
तो 0.2 अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 4, 0.4 इंटू 10 दैट इज 4। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 4 इंटू 2। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटेन, ठीक है। नाउ लेट्स भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁻²। बहुत गड़बड़ वाला सवाल लग रहा है यार। 3 इंटू ये -2 नहीं होगा ना, 2 होगा ना। ओके तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 700 है ना। तो ये हो गया आपका कितना 21। ये तो हो गया आपका 0। दिस इज इक्वल टू 0.03 v1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8। 21 माइनस 8 इज हाउ मच 13 इज इक्वल टू 0.03 v1। सो v1 की वैल्यू भाई साहब हो जाएगी 13 अपॉन 0.03, दैट इज 131300 अपॉन 3। 3 4 जा 12। पूरी बाबा यहाँ पे दो आंसर्स हो सकते हैं जो हो सकते हैं ना। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये वाला आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर। क्लियर? दिस इज द आंसर विथ विच द बुलेट इज एक्चुअली मूविंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So the bullet is moving with 433 मीटर पर सेकेंड। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके शाबाश। कितने जगहों पे आया हुआ है, कितने जगहों पे भाई साहब ये सवाल आया हुआ है। क्या है ये सवाल? टू ऑब्जेक्ट्स P and Q initially at rest move towards each other under mutual force of attraction at the instant when the velocity of P is v and that of Q is 2v, the velocity of the center of mass of the system कितना हो जाएगा? Two objects P and Q initially at rest move towards each other under mutual force of attraction at the instant when the velocity of P is v and that of Q is 2v, the velocity of the center of mass of the system। velocity of center of mass कितना हो जाएगा भाई साहब? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा। कुछ हरकत करेंगे जरा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब? कैसे निकालोगे? हाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भाई साहब होगी m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक का वेलोसिटी अगर v1 है तो दूसरे का वेलोसिटी v2 नेगेटिव होगा। नाउ इफ वी वेर टू रिप्लेस m1 विद लेट्स से मास ऑफ p है ना, और यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये है भाई साहब v। v1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? v1 की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 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 बोलो v, ठीक है। m2 की जगह पे मास ऑफ q और v2 की जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब? द वेलोसिटी इज 2v, ठीक है। तो ये वेलोसिटी भाई साहब हो जाएगी आपकी कितनी? 2v, ठीक है। ये हो गया आपका 2v, ठीक है। आपका m1 प्लस m2 का जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? mp प्लस m ऑफ q। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज आवर आंसर कुड ओनली बी इन टर्म्स ऑफ v, क्योंकि यही दिया हुआ है। देखो वेलोसिटी ऑफ p इज v एंड वेलोसिटी ऑफ q इज 2v। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट पुट mp और mq आउट हियर। तो इसका मतलब हमें mp और mq का एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
वो कैसे करेंगे वाला वाला भाई साहब। तो सवाल को ना पूरा समझो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, P और Q दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी रीजन हो, चार्जेस की वजह से हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, मैग्नेटिज्म की वजह से हो, दैट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। But if they are moving towards each other under a mutual force of attraction, the force that is experienced by Q due to P will be equal to the force that is experienced by P due to Q. ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो force which is experienced by P will be equal to the force which is experienced by Q. Mutual force of attraction है, देखो यहाँ पे समझो इस चीज को। Two objects P and Q initially at rest move towards each other under mutual force of attraction. So what does it mean? यहाँ पे आपका भाई साहब P है, यहाँ पे भाई साहब आपका Q है, they are moving towards each other. So the force which is experienced by P towards Q will be equal to the force which is experienced by Q towards P. ये हर एक में होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, जितने भी आपके भाई साहब अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसमें सभी में ये रूल एप्लीकेबल होता है। ओके, नाउ एम एफ पी मतलब कितना हो जाएगा बोलो, एम ऑफ पी इंटू एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन पी, है कि नहीं। और एफ क्यू मतलब एम ऑफ क्यू इंटू एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन क्यू, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। ओके, तो एम ऑफ पी जैसे मैंने आपको बोला, आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि कैसे एम पी और एम क्यू को अपन रिप्लेस कर पाए। आंसर में एम पी और एम क्यू नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज दीज आर थिंग्स विच वी हैव अज्यूम्ड, सो दे हैव टू गेट रिप्लेस्ड, ठीक है, बाय द फॉर्मेट्स ऑफ वी और टू वी, व्हाटएवर, ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास है, वी और टू वी ही हमारे पास है। ओके, तो हमारा यहाँ पे ए ऑफ पी कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। आप बोल रहे हो भाई साहब वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पी इज वी। तो समझ लो एट दैट इंस्टेंट, अभी इस चीज को समझो, एट द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पी इज वी, तो लेट्स से आफ्टर टाइम टी, टी का वेलोसिटी कितना हो गया वी, एट द सेम इंस्टेंट दैट इज आफ्टर टाइम टी, क्यू का वेलोसिटी कितना हो गया है, टू वी बाई टी, टू वी हो गया है कि नहीं। At the same instant, when let's say time t has elapsed, velocity of p has become v. When say same time has elapsed, the velocity of q has become 2v. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, at the instant when velocity of p is v, the velocity of q is 2v. So this is what it means. तो मैं अगर बोलूं आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ p का कितना हो जाएगा भाई, v by t, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि दोनों किसमें से स्टार्ट हो रहे हैं देखो, रेस्ट में, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो, मतलब आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ऑफ p मतलब क्या हो जाएगा, कायदे से तो ये v माइनस जीरो बाई टी होगा, विच इज बेसिकली v बाई टी। और इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ q क्या हो जाएगा, v माइनस जीरो बाई टी, दैट इज यहाँ पे टू वी हो गया ना इसका, दिस टू वी माइनस जीरो बाई टी, सो दिस विल बी टू वी बाई टी। तो इस एक्सेलरेशन ऑफ p की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, v बाई टी, एंड एम क्यू, एक्सेलरेशन ऑफ q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टू वी बाई टी। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, टी और टी कैंसिल, वी और वी कैंसिल, सो एम पी बाई एम क्यू, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, टू, है ना। या अपन लिख सकते हैं मास ऑफ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ क्यू। अब रिप्लेस कर सकते हैं, देखो मास ऑफ p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ q। ओके, मास ऑफ p की जगह पे अभी लिख लो भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी मास ऑफ p, दैट इज 2m ऑफ q v माइनस m ऑफ q इंटू, ये 2 था भाई साहब और ये हो गया v, बस खत्म भाई साहब, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एम पी की जगह पे अभी लिख लो चाहे तो 2m q प्लस एम क्यू, तो ये आपका जीरो हो गया, दिस विल बी जीरो अपॉन 3m3, दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, नो, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ओके, a circular disk of radius r is removed from one end of a bigger circular disk of radius 2r. The center of mass of the new disk is at a distance of alpha r from the center of the bigger disk. The value of alpha is, नीट का सवाल है भाई साहब एक्चुअली ये, चलिए करना है फटाफट फटाफट।
देखो यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द डिस्क विच इज लेट से ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये एक डिस्क है आपका, सॉरी क्या है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, फॉर्म अ डिस्क ऑफ रेडियस 2r। चलिए इसका रेडियस है भाई साहब आपका 2r। अभी एक एंड से, मतलब समझ लो यहां से एक एंड से आपने इतना पोर्शन रिमूव कर दिया है, दिस पोर्शन हैज एक्चुअली बीन रिमूव्ड, ठीक है, इस वाले पोर्शन को आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है, और इसका लेंथ कितना है भाई साहब आपका r, दिस लेंथ इज r, इसका रेडियस r है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे, लेकिन इसके रिमूवल से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा जहां पे ज्यादा मास है उसकी तरफ खिसकेगा, सो इट विल शिफ्ट समवेयर हियर, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। वुड देयर बी, देखो ध्यान से देखो, क्या आपका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, नहीं, इधर भी नहीं शिफ्ट होगा। वाई एक्सिस पे क्यों नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे इक्वल सिमेट्री है, डिससिमेट्री कहां पे हो रही है, एक्स एक्सिस पे हो रही है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग जो होगा दैट विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है। इन दिस केस दिस सेंटर, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास, दिस इज द फाइनल सेंटर ऑफ मास। दिस सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट दिस साइड और दिस साइड, बिकॉज दिस साइड भी आपका इक्वल मास है, बाय सिमेट्री देख लो, इधर भी आपका इक्वल मास है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे सिचुएटेड रहेगा एज फार एज वाई एक्सिस और सेंटर ऑफ मास का कंसर्न है। देखो दो चीजें होती है, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास भाई साहब यहाँ पे लोकेटेड होगा, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज होगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इधर आ गया है, ठीक है, तो इधर बैलेंस होगा ये। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस। तो आपका पहले हम देखते हैं, लेट्स हम मान लेते हैं कि पूरे डिस्क का सिग्मा इज लेट्स से आपका मास पर यूनिट एरिया, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, तो लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया। तो पूरे डिस्क का मास कितना हो जाएगा, इनिशियल मास m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो। अरे इसका पूरा मास पर यूनिट एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया मतलब मास पर यूनिट एरिया इनटू, अरे मास पर यूनिट एरिया मतलब क्या है, एक यूनिट एरिया का मास कितना है, सिग्मा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर नहीं 2r स्क्वायर, इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4 इंटू 2 2 जा 4 पाई आर, पाई आर का स्क्वायर सिग्मा, है ना, ठीक है, सो दिस विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, हमने मास मान लिया ये, ठीक है, सो दिस विल बी 4 पाई 2r का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, हम पीपल हम सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 4r का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 16 सिग्मा पाई r का स्क्वायर। ये हो गया आपका मास m1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। जो मास निकल गया उसका मास कितना होगा, अरे भाई साहब जितना मास निकल गया m2, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, है ना, इतना मास आपका निकल गया भाई साहब, तो 4 सिग्मा पाई r का स्क्वायर, दिस इज m2, ठीक है, ओके। तो आपका सेंटर ऑफ मास इसमें क्या हो जाएगा, देखो हमको मालूम है, अगर आप रिकॉल करते हैं x क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन यहां पे आपका m2 माइनस हुआ है, सो दिस वन विल बी हाउ मच, x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन भाई साहब क्या m1 प्लस m2, ठीक है, सॉरी m1 माइनस m2। चलिए भाई साहब इसको कीजिए, अभी m1 की वैल्यू कितनी आई है, 16 सिग्मा पाई r का स्क्वायर, ठीक है, इंटू x1 माइनस सिग्मा 4 सिग्मा पाई r का स्क्वायर इंटू x2 अपॉन भाई साहब 16 माइनस 4 कर लो कितना आ जाएगा, ये 12 सिग्मा पाई r का स्क्वायर, ठीक है। बोलो भाई साहब अभी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, कैसे निकालेंगे इसको, दिस विल बी इक्वल टू कितना शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब,
तुम लोग का अच्छा इसके बाद अच्छा तुम्हारा रेस्ट हो जाएगा ना। ओह, मैं वो वाला खोल देता हूँ, सर भी आ गए। सुन सर, 1 सेकंड। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रिमूव। अच्छा क्या था भाई साहब, हाँ। तो अपन ने क्या माना कि आपका सरफेस लेट मास पर यूनिट एरिया। यहाँ पे क्या गलती हो रही है, यहाँ पे गलत किया है मैंने, सब सो रहे हैं यहाँ पे। देयर इज वन थिंग दैट आई हैव कैलकुलेटेड रॉन्ग, व्हाट वुड दैट बी? वेरी गुड, वेरी नाइस। और हमने क्या ले लिया भाई साहब, 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर डिस्क बोला है, देखो सर्कुलर डिस्क बोला है, so that will be pi r square, that is pi into 2r square. So this is going to be how much people? This will be sigma or 4, so pi into 4r का square. So this is going to be how much people? This will be 4 sigma pi r का square. ठीक है, okay. Now let's talk about m2. यहाँ पे sigma और ये हो गया आपका pi r का square. So this will be,
है ना, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, m2 जो हमारा माइनस हुआ है। ओके, नाउ आपका भाई साहब ये वैल्यू है, ये क्यों ऐसा हो गया भाई साहब? तो आपने इतना मास निकाल दिया है, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ओके, तो बताइए यहाँ पे x का वैल्यू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? तो m1 x1, पहला m1 x1 कितना होगा भाई? इसको अपने ओरिजिन पे रखा है, लेट्स से ये 0 0 है, ठीक है। m1 x1 माइनस m2 x2, मतलब ये m1 कितना हो जाएगा भाई साहब? सिग्मा इंटू पाई, सॉरी अपना 4 सिग्मा, 4 sigma, this is 4 sigma pi r square, so this is going to be 4 sigma pi r square into x1, ठीक है, into x1 मतलब भाई साहब आपका 0 माइनस m2, यहाँ पे कितना है सिग्मा पाई r स्क्वायर into x2, x2 हमको नहीं मालूम क्योंकि ये नया सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है शिफ्टेड। ओके, यहाँ पे m1 माइनस m2 कर लो भाई साहब, यहाँ पे 4 सिग्मा पाई r का स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r का स्क्वायर, ये तो हो गया भाई साहब आपका 0। सो दिस विल बी x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर x2 अपॉन 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 3 सिग्मा पाई r का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, so this will be how much? माइनस x2 बाई 3, ये आ रहा भाई साहब। ठीक है, तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका भाई साहब कितना हो गया? ये 1/3, मतलब आपका यहाँ पे शिफ्ट कितने का हो जाएगा? -1/3 का शिफ्ट हो जाएगा। देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ -1/3। यहाँ पे 0 0 था तो दिस विल बी -1/3 एंड 0, y में कोई शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, सो इट विल शिफ्ट बाय -1/3। बाबा ये क्या है? ओ दिस इज 1/2, ऐसा होगा, ठीक है। दिस विल बी, देखो यहाँ पे -1/3 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज 1/3 ऑफ x ना, 1/3 ऑफ x मतलब -1/3 ऑफ x, तो ये 1/3 ऑफ x जो है, देखो पहले क्या था आपका x2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x2? x2 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी थी? देखो इसका इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? यहाँ पे था, ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली x2 मतलब हो गया आपका r, है ना। x2 की वैल्यू कितनी हो गई? ये वाला पोर्शन कितना है भाई साहब? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r एंड 0, तो x2 मतलब कितना है आपका? r, समझ में आ रहा है? x1 कितना है? 0, तो x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू कितनी है? r, ठीक है, तो दिस विल बी -r/3। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपका आंसर आना चाहिए अल्फा r, आपका आंसर कितना है? -1/3r। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे या तो माइनस नहीं है, माइनस नहीं है ना, रहने दो, नहीं है चलेगा, यहाँ पे आप शिफ्ट हुए हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क एज एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव होते हैं, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भले ही आपके हो जाए क्या? -r/3 एंड 0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? r0, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो आपका -r/3 कोऑर्डिनेट है लेकिन डिस्टेंस कितना है? r/3, ठीक है, सो ये r/3 को अपन ने लिखा हुआ है अल्फा r, सो बट ऑब्वियसली वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3, सो दिस विल बी 1/3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, अल्फा इज इक्वल टू 1/3, क्लियर क्लियर क्लियर, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स कितना? I cap plus 2 j cap plus k cap and -3 I cap -2 j cap plus k cap respectively. The magnitude of position vector of the center of mass of the system will be similar to the magnitude of the vector. इनमें से सारे मैग्नीट्यूड्स आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपना m1 भाई साहब कितना है? 1 kg, और आपका पोजीशन वेक्टर जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? r1, r1 की वैल्यू कितनी है? I cap प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, क्लियर? m2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 3 kg, ठीक है,
और R2 की वैल्यू कितनी है? -3i कैप प्लस माइनस है, माइनस 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 माइनस, तो दिस विल बी -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बोलो? सेंटर ऑफ मास, बोलो बोलो बोलो, एक्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? m1, अरे सब भूल गए हो तुम लोग यार, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए भाई साहब, m1 मतलब 1 इंटू r1 दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 मतलब 3 r2 माइनस 3 i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अपॉन भाई साहब m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना आपका बोलो? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 9 i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन भाई साहब कितना हो गया ये? 4। सो दिस वन विल बी हाउ मच? -8i कैप 2j कैप माइनस 6 कैप माइनस 4j कैप k प्लस 3 4 हो जाएगा ना भाई साहब? तो 4k कैप अपॉन भाई साहब कितना है? 4। कैंसिल हम कर दो भाई साहब, ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट्स √6। कैसे 1? तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? √6। अभी आपको देखना है यहाँ पे किसका √6 आता है। यहाँ पे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जिसका भाई साहब 1 प्लस 4 प्लस 1 ये आ रहा है भाई साहब, ये पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपलम जेई मेंस का सवाल है 2022 का। सो गिवन आंसर इज ए। ओके ओके ओके, two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinates 0 0 and x 0। तो y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है। ओके, चलिए वैसे y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है। The block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 meter towards the other block. The distance through which the block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass on the system unchanged is, मतलब जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे रह जाए, तो मतलब चेंज इन सेंटर ऑफ मास इज 0। कैसे निकालेंगे इसको भाई साहब? फटाफट बताइए। बोलो भाई साहब। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा, इसका कोऑर्डिनेट भाई साहब कितना है? 0 0 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब? x 0 है। ठीक है, और दिस इज बेसिकली ऑफ 20 kg। तो इसका कोई सेंटर ऑफ मास रहेगा कहीं पे? ठीक है, देयर विल बी अ पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास फॉर दिस वन। द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज नाउ मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यहां तक अपन गए। ठीक है, तो अभी ब्लॉक ऑफ 20 kg को आप कितना मूव करेंगे, ताकि जैसे समझ लो यहाँ पे हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ही सेंटर ऑफ मास रह जाए, देयर इज नो चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो भाई साहब, क्या हो रहा है?
हम्म। अच्छा। ओके, देखो यहाँ पे आपका चेंज इन सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा। आपने 10 केजी के मास को, तो दिस विल बी m1x1, 10 केजी को मास को आपने 6 सेंटीमीटर इधर मूव किया है, और 30 केजी के मास को लेट से एक्स डैश मूव कर रहे हो, इसको रहने दो अभी, ठीक है, लेट इट बी देयर। तो 30 केजी के मास को आप एक्स डैश इधर मूव कर रहे हो, लेट से बाय डिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द चेंज, तो और भाई साहब m1 प्लस m2 दैट इज 10 प्लस 30, व्हाट इज योर चेंज इन सेंटर ऑफ मास लोकेशन, जीरो। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा आपका, जीरो। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। 10 सिक्स हो गया आपका 60, 30 एक्स डैश,
तो 30 x डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60, ठीक है। तो x डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया है, अगर आपने प्लस लिया तो आपका आंसर माइनस में आएगा, विच मीन्स कि आप इस वाले मास को इधर मूव कर रहे हो। देखो आपने 10 केजी के मास को इधर मूव किया है, तो 30 केजी के मास को आपको इधर मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई साहब 30 केजी वाले मास को इधर आप मूव कर रहे हो। अगर आप इसमें प्लस लेते हो तो आपका आंसर -2 आएगा, विच मीन्स कि अगर आपका देखो ये 10 केजी वाला मास है और ये भाई साहब आपका 30 केजी वाला मास, ये भाई साहब आप इधर मूव कर रहे हो और इसको इधर मूव कर रहे हो, तो मतलब आपने -2 सेंटीमीटर इसको इधर मूव किया है, ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, यहाँ पे आपका कितना था भाई साहब 0 0 ना, ये था 0 0, इसको आपने 2 सेंटीमीटर इधर मूव किया। हाँ अच्छा 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स, हाँ ये वाला हो जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द 10 केजी ब्लॉक, ठीक है। सो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द 10 केजी ब्लॉक। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, आंसर सी, 30 केजी ब्लॉक शुड बी डिस्प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर टू मूव टूवर्ड्स द 10 केजी ब्लॉक। ओके, जेई मेंस का सवाल है 2022 का। अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर पुट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एट द 10 सेंटीमीटर मार्क, the scale is found to be balanced at 40 centimeter mark. The mass of the meter scale is found to be x into 10 raised to -2 kg. The value of x is, तो भाई साहब ये हो गया आपका मीटर स्केल। मीटर स्केल मतलब कितने का होगा? 1 मीटर का होगा, है कि नहीं? मीटर स्केल मतलब ये हो गया आपका 1 मीटर का, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ओके, अ मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन नाइफ एज एट इट्स सेंटर, तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका सेंटर पे ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। नाइफ एज पे अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी भी चीज को, एक बिल्डिंग को भी अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास पे एक नोक पे बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने मीटर स्केल को बराबर उसके सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट द 10 सेंटीमीटर मार्क, तो इधर से भाई साहब 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर मार्क पे आपने यहाँ पे कितना रख दिया भाई साहब? एक के ऊपर एक, तो मतलब कितना हो गया? ये 20 ग्राम हो गया ना, 10 ग्राम ईच, तो मतलब 20 ग्राम हो गया। यहाँ पे आपने 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखा है, तो मतलब अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन द टॉप ऑफ द अदर द स्केल इज फाउंड टू बैलेंस एट द 40 सेंटीमीटर मार्क। तो पहले कहां पे बैलेंस हो रहा था? ऑब्वियसली बीच में, दैट इज 50 सेंटीमीटर पे। अभी कहां पे बैलेंस हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे, दैट इज 40 सेंटीमीटर मार्क पे। अभी यहाँ पे नाइफ एज को रखना पड़ रहा है टू बैलेंस इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच? 40 सेंटीमीटर मार्क। तो इसका मतलब क्या होगा? मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू मोमेंट क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? इस तरफ का मोमेंट विल बी इक्वल टू दिस तरफ का मोमेंट। तो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, अभी बताओ भाई साहब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? अगर 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 भाई साहब यहाँ पे कौन सा वेट है? द मास ऑफ द मीटर स्केल इज फाउंड टू बी इतना, यहाँ पे कौन सा मास है? स्केल का मास। ओके, तो चलो यहाँ पे स्केल का मास हम मान लेते हैं, ये वाला टोटल कितना है? m है। हम बाद में, क्योंकि यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे सिर्फ इतने स्केल का मास है, ठीक है। मतलब कितने लेंथ का मास है? ये 60 सेंटीमीटर का मास है। 60 सेंटीमीटर के लेंथ का मास हम मान लेते हैं m है। तो लेट्स से फॉर 60 सेंटीमीटर लेंथ द मास इज m, ठीक है। फॉर 60 सेंटीमीटर लेंथ द मास इज m। सो व्हाट विल बी द टोटल मोमेंट हियर? यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस पार्ट? ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर का लेंथ। तो अगर आप मानते हो कि देखो 100 सेंटीमीटर ये लेंथ है और ये आपका मास है, 100 सेंटीमीटर का लेंथ का मास कितना है? m। तो 60 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा भाई साहब m बाई 100 इंटू 60, ठीक है। सो दैट विल बी 2 3 6 2 5 10, दैट विल बी m बाई 5, ठीक है। 3m बाई 5, ये हो गया कितने का? 60 का। मतलब इस पोर्शन का मास कितना है? 3m बाई 5, है ना भाई साहब? ये 3m बाई 5, और 3m बाई 5 को कितना डिस्टेंस मिल रहा है भाई साहब? 60, ठीक है। सो 3m बाई 5, नहीं गलत है भाई साहब। गलत क्यों है भाई साहब? गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका मास, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है ना, तो सेंटर ऑफ मास भाई साहब कितना हो जाएगा? आपका टोटल मास, और ये कितने डिस्टेंस पे है? हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस? देखो यहाँ पे ये वाला कितने डिस्टेंस पे है भाई साहब? आपका m ना, यहाँ पे m कितने डिस्टेंस पे है? ये आपका था 50 पे, यहाँ पे आपका बैलेंस हो रहा 40 पे, तो ये कितना हो जाएगा?
m into 10, ठीक है, तो दिस विल बी m into 10, ठीक है, m into 10, मास पूरा ले लिया आपने। इसका बताइए कितना हो जाएगा, बोलो। 20 इंटू, इसका कितना डिस्टेंस है भाई साहब, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है ना, ये 10 है, तो ऑब्वियसली ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30, है ना, 30 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 30, है ना, 20, हाँ चलिए 20 ग्राम्स में लिया है ना इसको, अच्छा 20 ग्राम्स, ये ग्राम्स है भाई साहब, इंटू 30 सेंटीमीटर, मास, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रहा है, मतलब मास ऑफ द एंटायर स्केल विल बी एट दिस पोजीशन, obviously it was at 50, now what is the distance of this is 40, so obviously this will be 10, तो m into 10, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाई साहब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब आपका 60, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 60 ग्राम्स, m की वैल्यू कितनी आ गई, 60 ग्राम्स, आपको यहाँ पे क्या लाना है, केजी में, तो दैट विल बी 60 into 10 raised to minus 3 kg, so that will be 6 into 10 raised to minus 2 kg, so here the value of x is going to be how much, 6, है ना, समझ में आ रहा है, x की वैल्यू हो जाएगी 6, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ मास है उधर से एक्ट करेगा, तो दिस सेंटर ऑफ मास इज द मास ऑफ द एंटायर स्केल, तो इधर से एक्ट कर रहा है, ये 50 सेंटीमीटर पे एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अभी ये इधर शिफ्ट हो गया है, मतलब आपका जो नाइफ एज है वो इधर शिफ्ट हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट इन द clockwise direction and this is going to act in the anti-clockwise direction, तो anti-clockwise movement आपका कितना हो जाएगा, the total weight into distance, total weight is 20 into distance that is 30, यहाँ पे clockwise movement में total weight मतलब mass of the scale and is at a distance of 10 centimeter from the new position of center of mass, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 60, so ये आपका आंसर आ रहा है 6 into 10, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है x into 10 raised to minus 2 kg में, kg में आपने कन्वर्ट कर लिया है, माइनस टू भाई साहब कैंसिल करवाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 6, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके, चलिए एक और जेई मेंस का सवाल कर लेते हैं, आपको थोड़ा पकाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप सोच रहे थे कि आपका थोड़ा सा लेजर टाइम रहेगा, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये भाई साहब आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे भाई साहब मास m, और यहाँ पे भाई साहब मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल टू 3 मीटर ईच, इसका भाई साहब 3 मीटर, इसका भाई साहब 3 मीटर, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज द ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन मान लिया, बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा ये बोल भी दिया है, ठीक है, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज द ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी हाउ मच, x मीटर, तो ये सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा भाई साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, बोलो भाई साहब, अरे बोला बोला जल्दी से बोला, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यार, ये 0 0 है, तो ये कितना होगा, 3,0, ये बहुत बढ़िया भाई साहब 0,3, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू व्हाट, बोला बोला बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपाना 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 m1 प्लस m2 प्लस m3, सिंपल, ठीक है, m1 x1 भाई साहब कितना हो जाएगा, 0, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, m2 पे जाते हैं भाई साहब, m2 मतलब m, और x2 कितना है 0, तो ये भी 0 हो गया, m3 पे भाई साहब कितना है आपका, ये काम का है भाई साहब m इंटू ये हो गया 3, क्या ये समझ में आ रहा है, ये दोनों पार्ट इसमें तो 0 हो गए, ठीक है, अपॉन भाई साहब क्या m प्लस m, तो दैट विल बी हाउ मच 3m, कैंसिलम, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 1, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके, इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, y सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन भाई साहब का हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो दैट विल बी हाउ मच, वही सेम चीज हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे आपका y10 और इधर आपका y23 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m इंटू थ्री, और ये वाला m3 y3 जो है वो 0 हो जाएगा, m3 y3 विल बी 0, तो द आंसर इज गोइंग टू बी द सेमा, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 1 1, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, अभी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास, सो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी भाई साहब, इधर 1 इधर 1, सो पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होता है ना आपका भाई साहब। अगर इस वेक्टर को अपन देखेंगे तो ये वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप, यही होगा ना ये वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई साहब आपका 1 square plus 1 square, that is under root 2. So the value of x is the magnitude of the position vector of the center of mass of the system will be x meter. The this is आपका under root 2. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Are we clear on this one? ओ एक मिनट क्या पूछा भाई साहब, ये तो पूछा है, शायद मैंने सवाल गलत कॉपी किया, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है इसीलिए वो आया है। अंडर रूट 2 आंसर आया है, ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में है, तो मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, जाइए आप लोग विश्राम कीजिए भाई साहब वहां पे। तुम नहीं, तुम यहीं बैठो। अच्छा आप भी ना, ठीक है।